मिडिल ईस्ट में संकट को लेकर दुनिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच पीएम मोदी इटली पहुंचे। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बीच दोनों देशों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई और इससे पहले इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के स्वागत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास संदेश भी पोस्ट किया। इटली पहुंचने पर पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की जानकारी शेयर करते हुए कहा कि वो भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंचे हुए हैं। उनकी ये यात्रा तब हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा को एक सप्ताह भी नहीं हुआ। चीन पहुंचने पर पुतिन का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत किया। दोनों के बीच बैठक में मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर बातचीत की गई। रूस के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई। पुतिन की रूस यात्रा 2001 में हस्तांतरित चीन रूस मैत्री संबंधी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। पहले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए और चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने यात्रा से पहले जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि रूस और चीन के संबंध भूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं। दोनों देश वैश्विक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस मुलाकात का असर क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ पुतिन और जिनपिंग, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का इटली पहुंचना और द्विपक्षीय वार्ता करना। आखिर इन मुलाकात के बाद क्या कोई रिजल्ट मिडिल ईस्ट को लेकर निकलेगा? क्योंकि हाल ही में जब चीन पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप, उस वक्त भी चीन ने अपना रुख स्पष्ट किया था और अब रूस और चीन की मुलाकात के बाद क्या होगा? क्या अब स्थिति कुछ सामान्य होगी, बातचीत का हल निकलेगा या फिर जंग एकमात्र विकल्प है? ये तमाम वो सवाल जो मिडिल ईस्ट को लेकर अब भी बने हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शी जिनपिंग ने कहा कि हम रणनीतिक समन्वय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। संकट के बीच रूस भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति करता है। क्या इस मुलाकात के मायने हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हाल ही में जब मिडिल ईस्ट मुद्दे को लेकर बातचीत हुई तब भी चीन का रुख स्पष्ट था। क्या अब मिडिल ईस्ट में भारी टकराव की स्थिति बनेगी या इस मुलाकात के बाद कोई रिजल्ट निकलेगा? ये तमाम वो सवाल जिनका हम अपने मेहमानों से जवाब लेंगे। आपको बता दें कि आज द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें एक तरफ भारत और इटली के रिश्तों को लेकर और मजबूती दर्शाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात। आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल उमंग कोहली साहब। कोहली साहब, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आप बताएं कि इस मुलाकात के मायने आपको क्या लगते हैं? रूस और चीन की मुलाकात, आखिर राज क्या है इस मुलाकात का? ये इन द बैकड्रॉप ऑफ ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद आ रही है। चीन का दौरा किया था अभी डेलीगेशन ने फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें 30 के करीब उनके बिजनेस लीडर्स भी उनके साथ में थे। ये उसी के संदर्भ में, उसी से रिलेटेड, मुख्यतः उसी से रिलेटेड बातचीत उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बिकॉज अभी जो इस तरह की टाइज चीन और रूस के बीच में है और वो 25 साल की अपनी सालगिरह भी मना रहे हैं फ्रेंडशिप की, वो सबसे नजदीकी टाइज हैं अभी तक के उनके रिश्ते के बीच में। उनके जो टेक्निकल शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऑलमोस्ट अलाइंड है। दोनों कम्युनिस्ट नेशंस हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी अलाइंड है। उनके इलेक्शन प्रोसेसेस मोर और लेस अलाइंड हैं, जिसके अंदर अथॉरिटेटिव रूल एंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है।
जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अपने कार्ड्स वहां पर आकर खोले, यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू मिडल ईस्ट, या फिर अपनी पॉलिसी यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, और लार्जर गैम्बिट ऑफ थिंग्स के वर्ल्ड किस तरह से शेप करेगा आने वाले टाइम में, और चीन के उसके अंदर वो क्या देखते हैं योगदान। और चीन ने अपना रुख स्पष्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो ताइवान के अंदर उनकी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। इस संदर्भ में ये मीटिंग हो रही है। जो 1-to-1 टॉक जो है शी जिनपिंग की ट्रंप के साथ हुई थी, उसके बारे में पुतिन जो है शी जिनपिंग से बात करेंगे। उसके बाद उनका क्या रुख रहेगा मिडल ईस्ट के अंदर वो बिल्कुल तय हो जाएगा। उनकी सपोर्ट अनफ्लिंच्ड है ईरान के लिए। चीन ने यही बताया कि वो सॉवरेनिटी हॉर्मुज के ऊपर ईरान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। रूस यही बात पहले कह चुका है। इसके अंदर किस तरह के विकल्प अभी उठ के आ रहे हैं, क्या मिलिट्री विकल्प यूएस के पास अवेलेबल हैं, और उस संदर्भ में किस तरह से रूस और चीन क्या मदद कर सकते हैं ईरान की, इसके ऊपर बात होने की संभावना है। प्रोफेसर मनोज, प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंचे हैं। जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने मुलाकात भी की और आज द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। आपको क्या लगता है, इस मुलाकात के बाद भारत और इटली के रिश्ते मजबूत तो होंगे ही, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? देखिए मोनिका जी, अभी विश्व बड़ा ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और इस अस्थिरता के दौर में आप देख सकती हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक ग्लोबलाइज का जो चेन था उसको एक तरीके से डिस्टॉर्ट किया है। और शायद इसीलिए आप देख सकती हैं कि ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट देश हैं वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। और उसी रणनीति में अभी आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से 5 देशों की जो यात्रा की, और उसमें जैसा कि आपने पूछा इटली का, तो आप समझ सकते हैं कि आज इटली जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो बहुत ही पुरानी एक लिगेसी रही है इटली की, और उसका एक जो डेवलपमेंट एजेंडा है, जिस तरीके से उसने भारत के साथ जो हमेशा समय समय पे सहयोग की भूमिका निभाई है। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और उसने विदेश नीति में जिस तरीके से पूरे यूरोप के देशों के साथ उन्होंने जो एक ट्रस्ट डेवलप किया, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आने वाले समय में जो कि सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना के इर्द गिर्द जो वर्ल्ड घूमता था वो शायद आज कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और उसमें बहुत ही मेजर अग्रणी भूमिका भारत निभा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत ने जो डील की, जिसको हम बोलते हैं कि ऑल डील्स ऑफ मदर्स ऑफ ऑल डील बोल के नाम से जानते हैं, उसी कड़ी में इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट्स ने पूरे विश्व को एक तरीके से जो आर्थिक मंदी की तरफ लेके जा रहा है, उस स्थिति में अगर कोई भी देश जो सॉवरन नेशन है अपने अर्थव्यवस्था को, अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को, अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो शायद मुझे लगता है कि ये अस्थिरता और बढ़ती जाएगी। और इसी कड़ी में भारत ने जो एक मेजर इनिशिएटिव लिया है इन 5 देशों के साथ यात्रा करके, वो चाहे स्वीडन का हो, नॉर्वे का हो, इटली का हो, यूएई का हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के दृष्टिकोण से बन जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया तब से हर देश की इकोनॉमी एक दूसरे देश पे डिपेंडेंट है। और देखिए मैं ये जो मानता हूँ कि आज के डेट में जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उसे अपने डोमेस्टिक लेवल पे अगर अपने जनता को और अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है तो विश्व के सारे देशों के साथ कॉर्डली ट्रेड बिजनेस करना पड़ेगा, तभी जाके शायद हम जो विकसित भारत बनने की जो हम बात कर रहे हैं तभी ये संभव हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में कोई एक देश दूसरे पे डिपेंडेंट होकर सिर्फ चाहे कि हम अपना विकास कर लें, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जिस तरीके से क्राइसिस क्रिएट हुआ है उस क्राइसिस से बचने के लिए, और जो ऑब्वियस है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा से रहा है कि हमें विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत बनने के लिए हमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह का नॉलेज, तरह तरह का इकोसिस्टम हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। और आज की डेट में आप जान सकते हैं कि यूरोप जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे है, जिस तरीके से चाहे क्लीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसमें जिस तरीके से उन लोगों ने बढ़त बना रखी है, तो आने वाला जो समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो एक वर्ल्ड की धुरी बनी और 90s सोवियत संघ के विघटन के बाद से जिस तरीके से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला जो कहीं ना कहीं एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा था, जो कि आज एक हम कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ पूरा विश्व जा रहा है। और उसी तहत में जिस तरीके से अभी हमारे पूर्व के डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि चाइना और पुतिन की जो अभी जो मीटिंग हो रही है, तो देखिए ये बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट है। क्योंकि अभी जिस तरीके से ट्रंप चाइना में गए थे
और उनके जाने के बाद तुरंत पुतिन का वहां पे जाना, तो ये चाइना इस चीज को भली भांति जानता है कि वो अमेरिका के साथ बिजनेस तो करना चाहता है, लेकिन उसका ट्रस्ट उसके साथ बिल्डअप नहीं हो सकता। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसिया और चाइना के बीच में जो खास करके एनर्जी को लेके जो डील है, जो डिपेंडेंसी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद पुतिन को हम ये इस चीज से देख सकते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट को पूरा करने के लिए अभी चाइना के बीच में गए हैं। चाइना में उनकी दौरा चल रही है, और जो लेटेस्ट जो अभी क्राइसिस दिख रहा है, जिस तरीके से ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, नो डाउट चूंकि जियो पॉलिटिक्स में उन दोनों देश का एक नेबर कंट्री होने के नाते जिस तरीके से पिछले 80 दिनों से जो क्राइसिस हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल सकता है। जी मोनिका जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोहली साहब, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति लगातार बनी हुई है, और उसके बाद जो हालात बने उसका इम्पैक्ट भी अब सामने आ रहा है। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वक्त हमने देखा था जब यूक्रेन का वॉर वहां पर जारी थी। रूस यूक्रेन वॉर में भी इसी तरह की स्थिति थी। लगभग 10 से ज़्यादा बार ये हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ। क्या वही स्थिति हम आने वाले वक्त में देखेंगे? इस जंग का इम्पैक्ट आने वाले वक्त में और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जी जी बिल्कुल। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा गल्फ वॉर 1 और गल्फ वॉर 2, जो इसके इस संदर्भ में और ज्यादा कंपैटिबल हैं, जो इराक वॉर के नाम से भी जाने जाते हैं। पहली बारी जो जंग हुई थी उसके अंदर कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया था, और जवाबी हमला यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था, जिसके अंदर बहुत सारे कुएं जला दिए गए थे, रिफाइनरी जला दी गई थी, ऑयल स्लिक कर दिया गया था। उसी प्रकार से गल्फ वॉर 2 जो हुई थी, यानी कि इराक वॉर जिसको कहते हैं, उस टाइम भी बहुत सारा खामियाजा और ऑयल के प्राइसेस हाई हो गए थे। दोनों स्थितियों में ऑयल प्राइसेस क्वाइट हाई हो गए थे। मैं आपको एक स्टेप और फर्दर लेके जाना चाहूंगा कि 1991 के अंदर जब गल्फ वॉर 1 हुई थी, उस समय जो है इतना हमारे को ऑयल के पैसे हमारे को देने पड़े थे कि हमारा भंडार मुद्रास्फीति का, फॉरेन एक्सचेंज का, वो खत्म हो गया था। और उस समय के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हमारा 47 टन ऑफ गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था 1992 में, 1993 के अंदर। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था तेल खरीदने के लिए गल्फ वॉर 1 के बाद। उस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है अगर ये अगले 5-6 महीने तक और चलता रहा। इस समय इंडिया की जो सिचुएशन है, हम चीन हमारा एक एडवर्सरी है, और चीन और रूस बिल्कुल साथ साथ हैं। साइमल्टेनियसली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठा के बैठा हुआ है, मुनीर उनका खासम खास बना हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का यूरोपियन लीडर्स के साथ मिलना खास अहम बात है, क्योंकि नेचुरल अलाइज यूरोपियन यूनियन और इंडिया यहां पे उभर कर आते हैं। एक तीसरा पक्ष उभर कर आता है इन दो पक्षों के अलावा भी। ये पक्ष डेमोक्रेसी के शुभ चिंतक हैं, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और एक इस तरह का धड़ा है जिसके पास ऑयल की सॉवरेनिटी नहीं है, यानी कि ना यूरोप के पास अपना कुछ ऑयल है और ना ही हमारे पास ऑयल है, लेकिन हम जो है वो आने वाले समय के अंदर एक अहम भूमिका यूरोप और इंडिया जो है वो निभाने वाले हैं। और एक तीसरे धड़े की तरह उभरने के लिए ही प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके मिले हैं, चाहे वो हमारे संबंध यूके के साथ हो, फ्रांस के साथ हमारे बहुत ही क्लोज संबंध हैं, इटली के साथ, और अभी नॉर्डिक नेशंस की जो मुलाकात हुई है उनके साथ। मिडल ईस्ट के अंदर हम जो है यूएई के साथ उस धड़े के अंदर उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तेल आपूर्ति उनसे करने की भी कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर। और इजराइल के साथ हमारे बहुत ही नजदीकी संबंध हैं। तो ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स अभी जो है वो चल रही है और उभर के आ रही है। प्रोफेसर मनोज, आपको ये जंग कहाँ जाती नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ ईरान है जो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, वहीं अमेरिका भी लगातार वार्निंग दे रहा है। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया कि वक्त बहुत कम है, और अगर इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया ईरान ने तो उसका तबाह होना निश्चित है। आपको क्या लगता है, क्या जंग ही एकमात्र विकल्प है, या अब भी बातचीत के कोई रास्ते खुले हैं? देखिए मोनिका जी, एक चीज हमें समझना होगा कि ईरान के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, और शायद इसीलिए ये स्थिति यहाँ तक निकल के आ गई। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और इजराइल ने अटैक किया, उसमें जिस तरीके से उसके सारे जो अपर लीडर्स थे उन सबको एलिमिनेट कर दिया, और आज उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ आज जो उसकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
और अभी जिस तरीके से अगर आप देख लीजिए, नो डाउट हम अमेरिका को एज ए डिफेंस के मामले में देख रहे हैं कि वो अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए, लेकिन अगर डिप्लोमेसी को अगर आप देख लीजिए, कूटनीति को देख लीजिए, तो उसमें आज ट्रंप बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। और उसमें ईरान धीरे धीरे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जितना ये लंबा चलेगा उसमें ईरान की सिंपैथी उसके प्रति बढ़ते जाएगी और पूरा वर्ल्ड उसके साथ धीरे धीरे खड़े होते हुए जाएगा और अमेरिका कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉर्नर होते जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रंप 2.0 के आने के बाद से आप उनकी नीति को देख लीजिए, तो जिस तरीके से पूरे उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक तरीके से अनस्टेबल करने का प्रयास किया, और उन्होंने किया भी। आज वही आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से नेटो के जितने भी सहयोगी देश थे उन सब पे दबाव बनाया, और आज नेटो उनके साथ खड़ा नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने ग्रीनलैंड लेने की बात की, उसी तरीके से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया यूरोपियन यूनियन पे, जो 5% से 10% से 15% टैरिफ कर दिया। तो आज आप देख सकते हैं कि आज वो सारे देश कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं, और शायद इसी का नतीजा है कि आप समझिए कि जिस तरीके से भारत ने भी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील की है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि भारत पिछले 78 साल से जिस डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़ रहा है, और यूरोप में हम इस चीज़ को जानते हैं कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन जिस तरीके से उन लोगों ने किया, जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बेस्ड उन्होंने बनाया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया। ठीक है, यूरोप के देश छोटे हैं, लेकिन उनका जो आर्थिक जो कैपेसिटी है, जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, अगर उसको विश्व के सारे देश उसके साथ अगर वो जुड़ता है तो आने वाले समय में अमेरिका कहीं ना कहीं कॉर्नर होगा। और वही अमेरिका, वही ट्रंप एक समय भारत को डेड इकोनॉमी के रूप में एक तरीके से उन्होंने बोला था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आप समझ सकते हैं कि आज वही यूरोप पूरा भारत के साथ जुड़ रहा है। और अभी जिस तरीके से मोदी जी की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा में लगभग 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात हुई है नॉर्वे के साथ, लगभग 5 अरब बिलियन यूएई के साथ का इन्वेस्टमेंट का हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि इस अर्थव्यवस्था में अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है तो हमें और भी विंडो खोलने पड़ेंगे। और शायद एक चीज हमें समझना होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब जब क्राइसिस आता है तब तब वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और शायद इसी का नतीजा अगर हम कोविड के समय में देख लें, विश्व की जो आर्थिक मंदी थी उस समय देख लें, और अभी जिस तरीके से इजराइल, ईरान, अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसमें जिस तरीके से इन्होंने अपने विंडो खोले हैं और इस वैश्विक चुनौती को एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पूरे यूरोप के साथ जिस तरीके से जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस विश्व में 194 देश हैं और हर देश की अपनी पोटेंशियल है, हर देश का एक अपनी क्षमता है, और उसी के आधार पे हम ट्रेड करते हैं। और भारत उसमें जिस तरीके से अपने आप को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो अभी क्राइसिस हमें एनर्जी पे जो दिख रही है उसका कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हम आने वाले समय में खड़ा कर लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज ईरान जिस तरीके से वहां पे फाइट कर रहा है, जिस तरीके से अभी तक अपने आप को बना के रखा है, उसके पीछे चाइना और रसिया पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि आज आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से चाहे रसिया हो या चाइना हो, उन लोगों ने ओपनली एक तरीके से स्टैंड ले रखा है। क्योंकि वही अमेरिका जब रसिया यूक्रेन क्राइसिस में पिछले 4 साल से इस युद्ध में है, और अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को मदद किया, तो शायद आज उनको ये मौका मिल गया है कि हमें अमेरिका को किस तरीके से जो विशेष करके जो यूनिपोलर वर्ल्ड की प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से वो अपने हेजेमनी को स्थापित करने के लिए विश्व के किसी भी देश पे इंटरवेन कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक विश्व के सामने एक बड़ा अच्छा मौका है, जिसके माध्यम से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़े, और जो एक डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर सारे देशों की धीरे धीरे कम हो, तभी जाके एक वैश्विक अर्थव्यवस्था और जो एक पॉजिटिव और पीसफुल एग्जिस्टेंस हम कर सकते हैं। जी मोनिका जी। कौली साहब, यानी कि हम ये माने कि जिस तरीके से अभी प्रोफेसर मनोज ने कहा कि इसी तरह की स्थिति बनी तो आने वाले वक्त में स्थितियां और ज़्यादा भयावह हो सकती हैं, क्योंकि जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, यानी कि हम ये माने कि आने वाले वक्त में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कई देशों में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। हॉर्मुज़ किसी भी सूरत में ईरान अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। जी, ये मान के ही चलें कि सिचुएशन अगर आज की डेट में भी हॉर्मुज़ खुल जाता है तो भी अभी लॉजिस्टिक चेन्स ब्रेक हो चुकी हैं काफी हद तक, और ये जो लॉजिस्टिक चेन्स ब्रेक हुई हैं इनको एस्टेब्लिश करने में ही या नॉर्मलाइज करने में ही 2 से 3 महीने का वक्त लगने वाला है। विश्व जो है वो मंदी के दौर से गुजरने वाला है, और ये दिखती बात है कि इसका अर्थव्यवस्था पे, भारत की अर्थव्यवस्था पे और इवन यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ रूस की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो तेल देने के लिए दे पा रहा है और उसके ऊपर से सैंक्शंस भी हटा ली गई हैं। ये तेल का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसके अंदर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स भी ओपन अप हो जाते हैं
जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट, एल्यूमिनियम की आपूर्ति और वेरियस अदर रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति की लॉजिस्टिक चेन्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इम्पैक्ट होती है। ये मुख्यतः चीन जो है वो लेता ही नहीं है तेल, देता भी बहुत कुछ है मिडल ईस्ट को हॉर्मूज के थ्रू। उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, उसके इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट और बहुत सारा इक्विपमेंट जो है रोजमर्रा की चीजें चीन बहुत हद तक पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर देता है, खासकर ईरान को। वो सारा हैम्पर होता है, उससे पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ता है। सो ये लॉजिस्टिक चेन्स जो है डिसरप्ट हो गई हैं और ज्यादा समय तक अगर हॉर्मूज बंद रहा तो तेल को स्टोर करने की कैपेसिटी ईरान की नहीं रहेगी। उसको रिफाइनरीज को टैप की तरह बंद नहीं कर सकता है। वो एक बारी रिफाइन करना बंद कर छोड़ देगा तो ऑयल के अंदर सिल्ट मिल जाता है, उसको जो है साफ करने के लिए फिर महीनों लगते हैं। ऐसा नहीं कि दोबारा से जो है वो हॉर्मूज खुला और उधर से नलका खुला और फिर तेल निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक बारी बंद कर दिया तेल निकालना तो उसके अंदर तेल में सिल्ट मिल जाता है, उसकी फिर रिफाइनिंग दोबारा से करनी पड़ती है और उसके अंदर महीनों का प्रोसेस रहता है। और स्टोरेज की कैपेसिटी वंस जब एक बारी खत्म हो जाती है तो फिर स्टोरेज की कैपेसिटी खत्म होने के बाद उसको तेल को स्टोर कहीं पे भी रखना बहुत मुश्किल है। वही ईरान के ऊपर प्रेशर भी है। सो ये मान के चले कि इंडिया जो है वो मुश्किल दौर से बीत रहा है। आप देख रहे हैं कल से 95 की जगह 96 और फिर अब 97 आज जो है वो हो गया है। 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ही 2 रुपए की वैल्यू गिरी है डॉलर के बनिस्बत। और ये तो तब है जब डॉलर भी वीक हो रहा है। आने वाले समय में, आने वाले 3-4 महीने में डिस्पाइट बहुत सारे हमने मेजर्स लिए हैं, रुपया गिरता हुआ नजर आ रहा है, 100 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे संदर्भ के अंदर हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी मुश्किल में आ रही है। अच्छी बात यह है कि हमारे को रशिया से तेल मिलने की संभावना है और हम बाकी सारी चीजों के अंदर खाने की आपूर्ति को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर आत्मनिर्भर हैं। ये एक इंडिया के लिए पॉजिटिव है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।